तो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल ही है। सेल सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आने पर हम उसी गैल्वेनिक सेल को कॉन्सेंट्रेशन सेल बोल रहे हैं। तो आप वो डिफरेंस समझिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये दो तरह का होता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को हम लोग टू पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ये दो तरह के होते हैं आपके। तो इनको वन बाय वन लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है, सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। आपको इसमें कुछ नया नहीं सीखना है, जो कुछ भी आपने गैल्वेनिक सेल में सीखा है, नस्ट इक्वेशन, एवरीथिंग यहां पर सब काम करेगा। बट एक छोटी सी चीज यहां पर होगी, वो आप जान लो बस। तो इसमें लिख लीजिए, इन दीज सेल्स, इन दीज सेल्स identical electrodes, identical electrodes are dipped in, are dipped in solution of same electrolyte, of same electrolyte of different concentration. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है? इसमें गैल्वेनिक सेल है ये, इसमें हम दोनों इलेक्ट्रोड सेम ले लेंगे, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम ले लेंगे, सिर्फ क्या डिफरेंट रखेंगे? दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रखेंगे। दोनों इलेक्ट्रोलाइट का क्या रखेंगे? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैं एक जनरल इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप इस जनरल इक्वेशन को याद रख सकते हो। कोई भी एक रैंडम मेटल है, वो मेटल का एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और उसका लेट कॉन्सेंट्रेशन कुछ C1 दिया हुआ है। फिर ये सॉल्ट ब्रिज लगेगा, फिर यहाँ पर ये कोई भी चार्ज हो सकता है, कोई रैंडम चार्ज हो सकता है, और फिर दूसरा वही मेटल रिड्यूस होगा किसमें? मेटल सॉलिड में, और इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ C1 था, इस वाले में C2 था। ये मैंने जो एक लिखी है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, मतलब मेटल भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, और सिर्फ क्या डिफरेंट है? दोनों इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में शो करूं तो ये ऐसे आप बना सकते हो, दो अलग अलग ऐसे सेल बना दीजिए। हमने यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। ठीक है, लेट ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड था, तो दोनों तरफ हमने जिंक लगाया है, और जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो दोनों तरफ हमने क्या लिया है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। दोनों तरफ जिंक ही है, दोनों तरफ जिंक सल्फेट होगा। सिर्फ क्या डिफरेंट है? इनका कॉन्सेंट्रेशन, किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। क्लियर? तो यहां पर अगर आप ई नॉट ऑफ सेल निकालिए, इस सेल का ई नॉट ऑफ सेल, बताइए कितना आएगा? आप लोग निकाल के बताओ, ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा? बताइए भाई, इस सेल का ई नॉट सेल कितना आएगा? हमने कैथोड भी जिंक का लिया है, एनोड भी जिंक का लिया हुआ है। 0 0। जब मटेरियल सेम होता है किसका? इलेक्ट्रोड का, देन सेल पोटेंशियल हमेशा कैसा मिलेगा? 0। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं? सच सेल whose E naught of cell is 0 is known as concentration cell। ये इसकी डेफिनेशन है।
such cells whose standard cell potential is 0 known as concentration cell। जो IUPAC सेल इक्वेशन आपके सामने लिख के दिखा दी है, क्लियर है? तो आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से लिखता हूं, तो जनरलाइज करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैंने जिंक का एग्जांपल लिया है, तो आपको पता है कि कैथोड पे भी जिंक होगा और एनोड पे भी जिंक होगा। तो जरा हम कैथोड और एनोड की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कैथोड की इक्वेशन क्या आएगी? जो जिंक हमारा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जिंक सॉलिड। और एनोड पर क्या होगा? जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये C1 कैथोड वाला C2 लिया है हमने, और एनोड वाले को हमने C1 लिया था। सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को उठाकर ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? Zn+2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 था, प्लस जिंक सॉलिड गिव्स जिंक +2, और इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और साथ में आ जाएगा अगेन जिंक सॉलिड। जिंक सॉलिड आपका कैंसिल हो सकता है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा ये। तो सिर्फ फाइनली क्या बचेगा? Zn+2 गिव्स दिस। तो अगर आप इसका QC लिखेंगे तो वो क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ Zn+2 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ Zn+2। ये प्रोडक्ट वाला है और ये रिएक्टेंट वाला। तो प्रोडक्ट वाले का कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका? C1, और रिएक्टेंट वाले का कितना था? C2। ये लाइन सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, अब बस हमें क्या करना है? हमें नस्ट इक्वेशन के पास जाना है। गो, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ई सेल हमें निकालना है। ई नॉट ऑफ सेल 0 होगा, -0.059 अपॉन एन फैक्टर कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन का। क्यूसी हमने अभी देखा है कितना है भाई हमारा? C1 अपॉन C2। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? हाँ। ठीक है, ये आपका ई सेल था। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। फिर अब हम यहाँ पे कंडीशंस लिख रहे हैं। कंडीशंस में फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड हो तो C1 C2 में क्या रिलेशन रहेगा आपको बताना है। और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन C1 C2 क्या रहेगा आपको बताना है। चलिए ट्राई करिए, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगाइए। चलिए, तो अगर हमें रिएक्शन फॉरवर्ड लेना, जब भी आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड चेक करना हो ना, तो आपके दिमाग में सीधे क्या आना चाहिए? डेल्टा जी निकालिए। और डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा तो फॉरवर्ड, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो बैकवर्ड। अब डेल्टा जी लेस देन कैसे आएगा? डेल्टा आपके पास ई सेल ये दिया है, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी बनेगा आपका -NF-E। तो अगर आपका ई निगेटिव रहेगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपका ई निगेटिव है तो जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ई निगेटिव हो, तो आपको वो कैसा, वो कब मिलेगा आपको? ई निगेटिव आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपका C1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन C2 रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ई पॉजिटिव हो जाए, तो आपको इस वैल्यू को निगेटिव करना पड़ेगा। और ये निगेटिव कब होगा? जब C1 क्या हो जाए? लेस देन C2 हो जाए, है ना? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि C1 लेस देन C2 रहेगा, तो E क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव, और G बन जाएगा निगेटिव। और फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए G निगेटिव होना चाहिए था। फिर और अगर आपका C1 ग्रेटर देन C2 हमने कर दिया, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, और ये प्लस माइनस से ये E निगेटिव होगा। और अगर E निगेटिव है तो डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा G पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब वो कैसा प्रोसेस हो रहा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। और अगर रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है तो हमें वो प्रोसेस कैसा होगा? वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन जाएगा।
तो ये नोट कर लीजिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल इफ C1 इज लेस देन C2, ये सब आपको रिवर्स में आ सकता है। मतलब आपको वो एक कंसंट्रेशन सेल दे देगा और C1 C2 पता होगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो आपको तुरंत वहां पर यूज करना है इसको। तो इतना सब आप याद तो कर नहीं पाओगे, है ना? तो याद करने नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप नस्ट इक्वेशन लिखना जान जाइए, नस्ट इक्वेशन में वैल्यूज रख दीजिए और नस्ट इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, अगर वहां उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी निकाल दीजिए और फिर जो क्वेश्चन में आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए, तो ये हमारी पहली कॉन्सेंट्रेशन सेल थी, इसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होते हैं, बट इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका जो यहां पर आएगा सेकेंड टाइप, सेकेंड है हमारा यहां पर इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, ये सिर्फ उन्हीं सेल्स के लिए होता है जिसमें गैसियस इलेक्ट्रोड या लिक्विड इलेक्ट्रोड यूज किया गया होगा। गैसियस इलेक्ट्रोड या फिर लिक्विड इलेक्ट्रोड, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, तो ये सब गैसियस और लिक्विड इलेक्ट्रोड है। तो जब भी गैसियस और लिक्विड इलेक्ट्रोड लेते हैं तो गैस और लिक्विड का एक्टिव मास हम डिफरेंट लेंगे। तो गैस और लिक्विड का एक्टिव मास डिफरेंट लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन सेम लेंगे। उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन सेल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसको एक हम सेल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हमने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिखा है, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस जो थी आपकी, वो चेंज हो रही है किसमें? H प्लस आयन में। ठीक, सेल यहाँ पर हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया और फिर वही H प्लस चेंज हो रहा है आपका किसमें? H2 गैस में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए दोनों जो H प्लस हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोड किसका था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके एक्टिव मास यानी पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। मटेरियल दोनों में देखिए सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोड का एक्टिव मास डिफरेंट है। पिछली बार इलेक्ट्रोलाइट का एक्टिव मास डिफरेंट था, इस बार इलेक्ट्रोड का एक्टिव मास डिफरेंट है। तो इसके लिए भी हम लोग उसी पहले की तरह ही सेल इक्वेशन वगैरह लिखेंगे। तो इसके कैथोड की इक्वेशन क्या आएगी भाई? इसके कैथोड की इक्वेशन होगी 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, और H2 गैस का यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ है कैथोड पर? T2। ठीक है, और एनोड की इक्वेशन क्या आएगी? H2 गैस gives 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और H2 गैस का प्रेशर यहाँ पर कितना दिया गया हुआ है? P1। क्लियर? तो अब आपको नेट सेल इक्वेशन लिखो इनका। इनका नेट सेल इक्वेशन लिखा जाएगा तो कैसा आएगा? 2H प्लस और 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंट आएगा? H2 गैस, इसका कॉन्सेंट्रेशन P1 था, चेंजिंग इनटू H2 गैस, इसका कॉन्सेंट्रेशन P2 था। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन का हम QC लिखेंगे, यानी QP बल्कि लिखेंगे, क्योंकि गैस है तो हम लोग QP बोलते हैं उसको। तो वो क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट रिएक्टेंट साइड, और उन दोनों की वैल्यू कितनी होंगी? P2 और P1। QP आपको मिल चुका है, अब बस आपको क्या करना है? नस्ट इक्वेशन में उठाकर वैल्यू रख दीजिए। तो नस्ट इक्वेशन में जैसे ही आपने वैल्यू रखा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना था? 2 था, लॉग ऑफ QC, QC क्या आ जाएगा आपका? P2 बाई P1। क्लियर है चीज? अब फिर से वही बात है,
फिर से आ जाएंगे कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है तो क्या करेंगे। तो हम नीचे लिख सकते हैं फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना है तो हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, -NFE। अगर E पॉजिटिव हो जाए तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, और अगर E को पॉजिटिव होना है तो ये log ऑफ P2/P1 को निगेटिव होना होगा। log ऑफ P2/P1 निगेटिव कब होगा, जब आपका वहां पे क्या आएगा, P1 ग्रेटर देन P2 आ जाएगा। व्हेन P1 ग्रेटर देन P2 होगा तब ये निगेटिव आएगा। और बैकवर्ड के लिए उल्टा कर दीजिए, P2 ग्रेटर देन P1। तो ये आपको दूसरे टाइप का कॉन्सेंट्रेशन सेल था। ठीक है, अब आपको एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन सेल भी मिल सकती है जिसमें इलेक्ट्रोड का भी कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाए और इलेक्ट्रोलाइट का भी कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाए, लेकिन सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल में आते हैं ना, यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम यूज होगा। अब यहां से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है, वो यही वो पॉइंट है, यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम यूज किया जा सकता है। चलिए, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन पे जाएंगे। ये नोट हो गया सबका, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। चलिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे, आसान सा क्वेश्चन है, आपको सेल का ईएमएफ फाइंड करना है। फाइंड सेल ईएमएफ। आपको एक सेल दिया हुआ है, प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर दिया है 2 atm, इट इज डिसॉल्व इन H2SO4, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 m। फिर यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे में इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है HCl, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 m, और वो चेंज हो रहा है हाइड्रोजन गैस में। और हाइड्रोजन गैस का आपको पार्शियल प्रेशर दिया गया है 1 atm इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये आपको एक कॉन्सेंट्रेशन सेल दी है। आपको पता कैसे चलेगा कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कैथोड जिस मटेरियल का होगा एनोड भी वही होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी वही होगा, दोनों में H+ आयन है, दोनों में ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ई सेल। चलिए शुरू हो जाइए।
अगर डेल्टा जी निगेटिव होता है तो हम लोग उस रिएक्शन को एक्सर्जोनिक, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो एंडरजोनिक बोलते हैं। ये लिख लीजिए, इफ डेल्टा जी लेस देन 0 तो रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, और बैक ऑफ डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो तो एंडरजोनिक होगा। ऐसे ही नीचे वाले के लिए भी एक्सर्जोनिक एंड एंडरजोनिक। और फिर अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इक्वेशंस लिखिए, कैथोड एनोड की सेल इक्वेशन बनाइए, फिर QC फाइंड करिए, फिर QC फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना है ई सेल। सॉल्व। यहाँ पर कैथोड की इक्वेशन लिखो, एनोड की इक्वेशन लिखो। कैथोड पर कौन है भाई? कैथोड पे आपका HCl, यहाँ पर H प्लस रिड्यूस हो रहा है। कैसे? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। और एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पर उल्टा, H2 गैस gives 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है इस H2 और H प्लस की वैल्यूज का। तो कैथोड पे H2 कितना दिया गया आपको? 1 ATM, और एनोड पर H2 दिया गया है 2 ATM। कैथोड पे जो H प्लस है उसमें H प्लस आयन कितना दिया गया? 0.1 M। और एनोड का जो H प्लस है वो कितना दिया गया है? 0.02। अब बस आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को उठाकर ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कर दोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा? 2H प्लस प्लस H2, दिस गिव्स 2H प्लस प्लस H2। देखने में लग रहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, बट एक्चुअली दोनों में क्या डिफरेंट है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। लेफ्ट में जो H प्लस है वो कितना है? 0.1, और H2 कितना है? 2। और राइट साइड पे H2 कितना है? 1। और H प्लस कितना है? 0.02। अब बस आप इसका QC लिखिए। इसका QC क्या होगा? प्रोडक्ट का एक्टिव मास, प्रोडक्ट कौन है? H प्लस का स्क्वायर। H प्लस का वैल्यू कितना दिया है? 0.02 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, वो भी कितना दिया है? 1, डिवाइड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? H प्लस 0.1 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर कितना दिया गया है? 2। इस पूरे को जरा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻²। 2 कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² बन जाएगा। QC आ गया आपका। अब आपको क्या करना है? सिर्फ नस्ट इक्वेशन के पास जाना है। ई सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना है पूरी इक्वेशन में? 2 का। और QC आपने निकाल रखा है, कितना आएगा भाई? ये 0.02 का स्क्वायर होगा तो ये 4 होगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻² आएगा। बाकी देखो सब सही है ना? बाकी ठीक लग रहा है। चलिए तो अभी ई सेल जरा सॉल्व करते हैं। तो -0.059 डिवाइड बाई 2, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो log ऑफ 10⁻⁻² प्लस log ऑफ 2 बन जाएगा। तो -0.059/2 इंटू log ऑफ 10⁻⁻² माइनस 0.059/2 log ऑफ 2। तो अब इसको जरा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम लोग इसको 0.059, ये हम क्या लिख सकते हैं? ये -2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली बचेगा 0.059। और 0.059 में से हमें कितना माइनस करना है? यहाँ पे log 2 कितना होता है? 0.30। तो 0.3010 0.059 इंटू 0.3010 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना आता है। ये आएगा आपका 0.059 माइनस 0.0177 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो आंसर आएगा 0.05, बिल्कुल सही, कुछ भी गलत नहीं किया, एवरीथिंग इज फाइन, आंसर ये है।